देखो बेगम, अब तक अमेरिका दूसरे देशों के चुनावों में दखल करता था, लेकिन अब चैट जीपीटी की मदद से हम अमेरिका के चुनाव में दखल करेंगे। जी नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी मेंस म्यूजिंग के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के थीम्स में मेंस पेपर 1 to 4 में क्या क्या मुद्दे डेवलप हो रहे हैं करंट अफेयर्स में देखेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो और ऐसे बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। कुल मिलाकर ऐसे समाचार जो प्रीलिम्स में नहीं लेकिन मेंस में काम होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ते वक्त उसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ कैमरा से और फिर हार्ड डिस्क के अंदर उसको प्रोसेस करने के बाद नोट्स बनाते रहता हूँ। और फिर जब एक पूरा थीमेटिक कंपाइलेशन बन जाए तो हम उसके वीडियो बनाते हैं। क्या अब मैं तो, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने तो डिजिटल नोट्स रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो डिजिटल नोट्स मत बनाओ। खासकर मेंस के लिए A4 साइज़ के अनरूल कोरे कागज़ पे आप लिखो, क्योंकि आप समझो रियल एग्जाम में आपको अंडू और स्पेल चेक का ऑप्शन नहीं होगा जो मेरे पास डिजिटल नोट्स में होता है। तो सच में मेंस आंसर राइटिंग स्किल करनी है तो आप उसको अमल करें। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये कि यहाँ पर जो पावर पॉइंट होंगे वो इतने अफलातून नहीं होंगे जितने कि प्रीलिम्स और इकोनॉमी और जीएसटी और ये सब के होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेंस के वीडियो के पेज व्यू वैसे भी कम आने, तो मेहनत उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। और दूसरा, जो मेंस के विद्यार्थी हैं तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि उनमें वो मैच्योरिटी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो पढ़ के बिना फोटोग्राफ्स और मीमबाजी के भी चीज़ों को समझ सके। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक आपको लगे तो सीधा नहीं पूछेगा, लेकिन वो उन बूंदों का काम करेगा जो एक बड़ा समुंदर बनेगा आपका निबंध, उसमें आप उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो मेंस पेपर 1 2 3 4 के लिए काम के। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे पावर इक्विलिब्रियम, शक्ति या सत्ता का संतुलन बदलता है। अमेरिका में एक कहावत है कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया लेकिन समान नहीं बनाया था, कोई मजबूत था कोई कमज़ोर था। लेकिन जब कॉल्ट नाम के इन्वेंटर ने रिवॉल्वर बनाई तो फिर सब इक्वल हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कमज़ोर आदमी भी कट्टा लेके फिर राजा बन सकता है। सो टेक्नोलॉजी कैन चेंज द पावर इक्विलिब्रियम। अब इसको हम आगे जोड़ते हैं आजकल के करंट अफेयर्स के साथ। यूपीएससी मेंस पेपर 1 में एक मुद्दा है डीकोलोनाइजेशन। मतलब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बदली, आज़ादी मिली अलग अलग देशों को, फिर क्या माहौल बन रहा था। तो आप जानते हैं पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल गया बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। उस ज़माने में, मतलब ये जो भी 70s 80s के ज़माने तक, ये अमेरिका अलग अलग देशों के चुनाव को प्रभावित करता था, उधर पपेट रिजीम्स को इंस्टॉल करता था। तो पावर इक्विलिब्रियम उनके हक में जा रहा था कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, तो मतलब अमेरिका वाले समझते हमारी मोनोपोली है। अब आगे बढ़ते बढ़ते अब तक पहुंचे तो एक तो रशिया अमेरिका के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है फेसबुक का डेटा चुरा के, वो हमने पहले देखा था। अब एक नया समाचार आया 2024 में, समाचार अभी ऐसा आया कि ईरान के हैकर्स अमेरिका के इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। चैट जीपीटी की मदद से बॉट्स बना के सोशल मीडिया में वो सब पोस्ट करते रहते हैं, पैलेस्टाइन के बारे में, अश्वेतों के बारे में। तो असल में सोचो कि ईरान जिस पर इतना सारा सैंक्शन यानी प्रतिबंध है अमेरिका का, यूरोप का, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है, वो भी अब सामने टक्कर देने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से क्या करती है, पावर इक्विलिब्रियम को चेंज करती रहती है। तो पुराने ज़माने में कॉल्ट की रिवॉल्वर ने जो काम किया वो आज के ज़माने में चैट जीपीटी कर रहा है। क्या टेक्नोलॉजी का नाम लिया तो ये टेलीग्राम बैन हो जाएगा, ऐसी कुछ अफवाहें चल रही हैं। तो अनअकैडमी के जो अलग अलग टेलीग्राम चैनल थे उसको हम व्हाट्सएप चैनल के रूप में मूव कर रहे हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन करें ताकि कोई अपडेट मिस नहीं हो जाए। खैर, तो मैं आपको बता रहा था टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट्स फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 1 2 3 4। एक तो मुद्दा मैंने आपको बताया कि ये ईरान के लोग कैसे अमेरिकी इलेक्शन को चैट जीपीटी की मदद से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और आगे दूसरे ऐसी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड्स हैं इस पे आप थोड़ा कम ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप शांति से सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंस के वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, तो बहुत अफलातून सब ग्राफिक्स के साथ में जोड़ के बनाओ तो उसमें मेरा कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। बट लिसन टू व्हाट आई एम स्पीकिंग, इट विल हेल्प यू। हम हमेशा क्या बात करते हैं कि ई गवर्नेंस के नाम पे एकीकृत तरीके से यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हो, ऑफिसर्स के हाथ में डिस्क्रिशन यानी विवेक और अपनी मर्जी से निर्णय लेने की शक्ति कम दी जाए तो ये बहुत उपयोगी होगा, लेकिन हर जगह पर ये उपयोगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं सरकार की तरफ से एकलव्य स्कूल बनाए जाते हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के बच्चे रेसिडेंशियल मतलब हॉस्टल की सुविधा के साथ उनको अच्छी पढ़ाई मिले। अब ये केंद्र सरकार का है, लेकिन पहले क्या करते थे कि स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था
छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तमिलनाडु में, गुजरात में वगैरह। तो फ़ायदा ये कि वहाँ के जो स्थानीय ग्रेजुएट्स बीएड वगैरह होंगे वो लोग उसमें नौकरी में जुड़े, तो उनको स्थानिक भाषा आती है तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते थे। अब ये ई गवर्नेंस और सेंट्रलाइजेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं कि इन्होंने सेंट्रलाइज पोर्टल बना दिया और उधर से ऑल इंडिया लेवल की रिक्रूटमेंट, वो एनटीए नाम की जो संस्था है, मेरे ख्याल से वही है जो नीट वगैरह परीक्षाएं भी लेती है, उनको बोला तुम पेपर निकालो और फिर जो मेरिट के हिसाब से इनका सेंट्रलाइज हम रिक्रूटमेंट सब करते हैं। अब तकलीफ ये हो रही है कि जो हिंदी भाषी टीचर हैं उनका सब पोस्टिंग साउथ इंडिया में आ रहा है और उसके चलते अब वो वहाँ पर पढ़ाएं तो भी जो स्थानिक बच्चे हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल वाले, तो उनको लोकल भाषा आप तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो ही कैन अप्रिशिएट बेटर, तो वो हो नहीं रहा है और उसके चलते स्कूल में ड्रॉप आउट की तकलीफ बढ़ रही है। तो दीज आर सम कंसर्न्स। मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है या यूनिफाइड सेंट्रलाइजेशन सॉल्यूशन है, दैट इज़ नॉट द मतलब राइट वे। कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज तरीके से ग्रास रूट लेवल पर लोकलाइज रिसोर्स की मदद से की जाए, दैट इज़ बेटर। टेक्नोलॉजी में दूसरा कि आप जानते हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट वो जारी किए जाते हैं जो भी नीचे म्यूनिसिपल ग्राम पंचायत लेवल पे। अब केंद्र सरकार ने कहा नहीं, एक ऑनलाइन पोर्टल करते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, और सब ऑनलाइन तरीके से करो। ऑफकोर्स उसके फ़ायदे हैं कि पूरा डेटा यूनिफाइड रहेगा, तो इलीगल इमिग्रेंट्स की तकलीफ है या फिर जो भी आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उस आपको सुविधा रहती। लेकिन इस पोर्टल में बार बार बहुत ग्लिच आ रही है। मेघालय में ऑफिसर शिकायत कर रहे हैं कि उसमें डेटा एंट्री करने के बाद 3-4 दिन तक भी सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं होता है और उसके चलते जो लोग आते हैं वो नाराज़ रहते हैं, असल में जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के ऑफिसर्स के खिलाफ, जबकि तकलीफ केंद्र के ऊपर है। तो ये भी क्या हो रहा है अभी फेडरलिज्म में नई चुनौती कि राज्य सरकारें बोले हमको अपना करने दो, तुम ये नया क्यों लेकर आए। ऐसी पोर्टल ग्लिच आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखो। कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट में एक अपडेट आया था और उसके चलते पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप हो गई और सबको जो बोर्डिंग पास और टिकट बनाने होते हैं कंप्यूटर प्रिंटेड, वो सब हाथ से लिख लिख के कर रहे थे। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी समटाइम्स इट बैकफायर्स। ये भी ऐसे मुद्दे, ये और पिछला एकलव्य स्कूल वाला कि मेंस पेपर टू गवर्नेंस के बारे में या मेंस पेपर फॉर एथिक्स के अंदर भी अलग अलग केस स्टडी में डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँ कि अनअकैडमी का ये अनबॉक्स ऑफर की जिसमें 12 महीने प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा यानी 15 महीने का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अब अवेलेबल है केवल अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999 की, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, सीसेट सब कुछ आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस ऑफ टॉप एजुकेटर्स, चाहे हिस्ट्री हो, सीसेट हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और बाकी सब्जेक्ट भी। इकोनॉमी का मेरा कोर्स 15 अगस्त से चालू हो गया है, तो अभी समझो 2 हफ्ते जितना ही काम हुआ है, तो इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन। आप जुड़िए। इकोनॉमी का प्रीलिम्स भी खत्म हो रहा है, उसके बाद 3 अक्टूबर से इकोनॉमी मेंस भी मैं पढ़ाने वाला हूँ और ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स जैसा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। एडिशनली एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको इंग्लिश या बाइलिंगुअल बैच पढ़नी है, हिंदी बैच पढ़नी है, इंग्लिश बैच पढ़नी है, सब कुछ आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक बैच जुड़ने का अलग आपको फीस लगता है। और जो लोग अभी कॉलेज में जुड़ रहे हैं और 3 साल के अंदर सिस्टमेटिकली धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 2027 को टारगेट करता हुआ अनअकैडमी का बैच 1 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। ये सब कुछ अवेलेबल है एट डिस्काउंटेड प्राइस यूजिंग द कोड munal.org, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ़ायदा इसका ज़रूर उठाएं। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या जॉब्स चले जाएंगे? एक तो मतलब ऐसे अभी 1-2 केसेस हम समझते हैं। सूरत में आप जानते हैं हीरा उद्योग, डायमंड इंडस्ट्री काफ़ी मशहूर है। अब उन्होंने ये किया, बीच में जुलाई अगस्त में 10 दिन का वेकेशन खुद से ही अनाउंस कर दिया कि हमारे पास जितने 50,000 ये सब डायमंड पॉलिशिंग वर्कर्स है, तुम सब लोग जाओ, अभी कुछ काम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स, लेबोरेटरी में बनाए गए डायमंड्स, जो कि नेचुरल डायमंड 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है, ये 1 रुपये का हो तो सामने वो 10 रुपये का। तो आजकल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लैब ग्रोन डायमंड्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी भी चाहत होती है कि हम नेचुरल हीरा खरीदें, पर अभी उनके पास नौकरी की दिक्कत हो, महंगाई बढ़ रही है, तो वो अपना डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी जो हमको शादी ब्याह करना है या जो प्रपोज करना है अपने प्रेमी प्रेमिका को, तो लैब ग्रोन डायमंड से खरीद लेते हैं। 2-3 साल बाद जब अपने पास पैसा आएगा, हीरे का, नेचुरल हीरे का भाव कम हो जाएगा, तब हम असली वाला खरीदेंगे। तो इसके चलते सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, अपन खरीद कोई रहा नहीं। तो इंडस्ट्री को एक तो ये तकलीफ है, लो डिमांड बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की मदद से जॉब्स जा रहे हैं। दूसरा और भी एक तकलीफ है, हाई कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग। हमने आगे इकोनॉमी सीरीज में पढ़ा था कैसे चाइना अपनी युआन करेंसी को अंडर वैल्यूड रखता है, जानबूझ के कमज़ोर रखता है,
तो उधर जो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, डायमंड का कारोबार होता है, वो विदेशियों को वो ठीक लगता है, वहाँ पर उनको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो जाता है, तो वो हमें बहुत टक्कर दे रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए सूरत की इंडस्ट्री ने 10 दिन का सेल्फ वेकेशन घोषित किया है ताकि अननेसेसरी नेचुरल डायमंड का और सप्लाई बढ़ नहीं जाए और ये जो 50,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको और सैलरी हमको देनी नहीं पड़े। एआई आएगा और रोबोट्स आएंगे तो उसकी चलते हमारे जॉब्स चले जाएंगे। इस डर के कारण आरएसएस के साथ जुड़ा एक संगठन उसने ये मांग की कि जो भी उद्योगपति रोबोट इंस्टॉल करता है फैक्ट्री में उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स डाला जाए जिसको कहते हैं रोबोट टैक्स, और उसमें से जो पैसा है उससे ऐसे वर्कर्स जिनका जॉब चला गया एआई या रोबोट्स की चलते उनको नया स्किल टेक्नोलॉजी, उनका कोई लोन देना है, सब्सिडी देना है, वो सब क्रॉस सब्सिडाइजेशन किया जाए। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रोबोट सिटीजन नहीं है, तो असल में जो टैक्स मांगा जा रहा है तो रोबोट तो दे नहीं रहा है, उद्योगपति दे रहा है, तो अब ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि जो चाइना से शिफ्ट होके इंडस्ट्रीज़ को भारत में आना चाहिए वो सब इंडोनेशिया, फिलीपींस कहीं और चले जाएंगे जहाँ पर जो टैक्सेशन पॉलिसी हमारे से ज़्यादा सरल हो। तो इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी इस बार सिफारिश ये की है कि चाइना से सारी फैक्ट्रियाँ भारत में लाने की कोशिश होनी चाहिए, उसके अपोज में जाएगा। दूसरा ये बात सही है कि आईटी और कॉल सेंटर इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के अंदर एआई के चलते बहुत सारे जॉब्स शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके लिए हमने ये स्किल डेवलपमेंट और ये सब पे जोर देने की जरूरत है। बुलशिट जॉब्स, ऐसी नौकरी जो नहीं भी होगी तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। हाँ, तो मित्रों बीच में एक बेहतरीन कॉलम आया था, बुलशिट जॉब्स, मतलब ऐसी नौकरियां जो गायब भी हो जाए तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जॉब्स क्रिएट कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ हाइपर कैपिटलिज्म, बहुत ज़्यादा पूंजीवाद जो बढ़ गया है, हर एक चीज़ को उसका मोनेटाइजेशन कैसे करे, या ज़रूरत ना भी हो तो ज़बरदस्ती का कुछ नया कैसे बनाए। फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग फोटोग्राफी, बेबी शावर फोटोग्राफी। अब पहले तो शादी का एक एल्बम होता था ना, इतने सारे एल्बम क्यों करने, वो ऐसी बात है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड ग्रेबर, या जो भी उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उन्होंने ऐसे बात करी कि ऐसी नौकरी जो गायब भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, उसको कहेंगे बुलशिट जॉब्स। जैसे सोशल मीडिया के पीआर मैनेजर्स, यूट्यूब में थंबनेल डिजाइन करने वाले, टेलीमार्केटिंग कॉलर्स, वेडिंग प्लानर्स वगैरह। वेडिंग प्लानर का ही नाम लिया है तो अनंत अंबानी की जो भव्य शादी हुई उस पर अलग अलग बहुत कॉलम आए, उसमें द हिंदू में एक अच्छा कॉलम था, उसने बहुत सारे थिंकर्स और सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सब बातें करी हैं, तो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो सर्च करके पढ़ लेना। कुल मिलाकर जिस्ट ये था कि जिसने संपत्ति कमाई है वो हमेशा क्या सोचेगा कि ये तो मेरी मेहनत और मेरिट के चलते मैंने कमाया है। हालांकि वो संपूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि अगर अंबानी इतने अमीर हैं तो स्वाभाविक है उनकी रिफाइनरी में 40-50 हज़ार लोग जो काम करते हैं उन सब ने कुछ ना कुछ तो किया है, और असल में जो अमीर बना तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को कम सैलरी देकर उनका एक प्रकार से शोषण करके ही वो सारी वेल्थ अक्यूमुलेट होती रहती है। तो लेकिन फिर भी ये जो एंटाइटलमेंट मेंटालिटी है कि तो हमारा पैसा है ना तो हम उड़ाए, अपनी मर्जी है, भले वो जनरेशनल वेल्थ हो, बाप दादाओं के चलते उनको मिली हो, लेकिन फिर भी कि नहीं ये तो हमको मेरिट से मिली, हमारी मेहनत से मिली है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी सब बातें चली। ऑफकोर्स मैंने बताया उससे ज़्यादा रिफाइंड आर्ग्यूमेंट सोशियोलॉजिस्ट ने दिए, आपका ऑप्शनल है तो वो द हिंदू में थोड़ा सर्च करके पढ़ना, बेहतरीन कॉलम आया था। मित्रों जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो गूगल सर्च आप प्रीफर करो, चैट जीपीटी यूज़ ना करो, क्योंकि आप जितनी बार गूगल सर्च करते हो तो जितनी बिजली उसमें खपत होती है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा चैट जीपीटी में खर्च होती है। आपके खुद के लैपटॉप से नहीं, लेकिन जहाँ पर भी उसके डेटा सेंटर और सर्वर लगे हैं तो चैट जीपीटी जिस प्रकार से काम है वो 10 गुनी बिजली ज़्यादा खाता है, और उसके बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जितना कोयला जलाए तो जितना प्रदूषण हो रहा है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। लेकिन आप पाएंगे कि जब भी ये UNFCCC की क्लाइमेट चेंज समिट होती है तो ये फर्स्ट वर्ल्ड के, अमेरिका के, यूरोप के नेगोशिएटर्स इन सब पे चुप्पी कर लेते हैं कि हमारे AI डेटा सेंटर्स, क्रिप्टो करेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग के चलते हम कितना प्रदूषण करने, नहीं उसकी बात मत करो, तुम बस चाइना और भारत के लोग अपने उद्योगों से और इलेक्ट्रिसिटी और कार से बहुत प्रदूषण होते, तुम लोग जिम्मेदार हो और तुम्हारी ये सब जिम्मेदारी है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी काफ़ी आलोचना की है कि ये सब दोगलापन चल रहा है और इन पर ये लोगों ने पहले काम करने की ज़रूरत है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बात हम जो कर रहे थे, वापस आए। मैं आपको बताया कि जैसे एक चैट जीपीटी सर्च में गूगल सर्च के मुकाबले 10 गुनी ज़्यादा बिजली लगती है। नंदन नीलेकानी ने यह कहा कि ये जो बड़े, देखिए अब जैसे चैट जीपीटी है तो उसमें क्या सब कुछ भर के रखा है खिचड़ी, हिस्ट्री, साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, हर एक का ज्ञान उसको दिया है, उसको हर एक भाषा में बात करना आता है। तो फिर आप उसको कुछ भी सर्च करो तो उसको कितना सारा डेटा है उसमें से, मतलब घास की वो चीज़ें उसमें से नीडल निकालना, सुई निकालना वाली बात है, इसलिए वो 10 गनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांगता है। तो नंदन नीलेकानी का ये कहना है कि हमें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि साइंस का प्रश्न पूछना है तो ये वाला एआई है, इकोनॉमी का प्रश्न पूछना है तो ये वाला एआई है, भारत की ये भाषा में जानना है तो ये एआई है। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर एआई कम बिजली और कम संसाधन मांगेगा। तो इसको हम क्या कहें, फ्रूगल इंजीनियरिंग। फ्रूगल मतलब कम पैसों में, मितव्ययता में आप अच्छा काम कर पाए। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। ऐसी वो बात करें कि टारगेटेड स्मॉल साइज एआई मॉडल्स। हाँ, तो टेक्नोलॉजी की बात करें थे, अभी आते हैं हम लोग जॉब्स पे। सबसे पहले जॉब्स इन फॉरेन कंट्रीज, फिर जॉब्स इन गवर्नमेंट, देन जॉब्स इन बैंकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, और वहाँ पर क्या क्या इकोनॉमी और एथिक्स के आयाम बन रहे हैं देखते हैं। जॉब्स इन चाइना, एक नया शब्द मैंने जाना, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, रॉटन टेल किड्स, मतलब सड़ी पूंछ वाले बच्चे। अब ये कैसा शब्द है? तो चाइना में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएट हो गए लेकिन अभी उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो वो बीजिंग में पढ़ने गए थे, अभी वापस अपने छोटे शहर में आके अपने माँ बाप के पेंशन पे वो खा के जी रहे हैं, या छोटा मोटा कोई ये स्विगी जोमेटो टाइप डिलीवरी बॉय का या कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी जो जनरेशन है उसके लिए वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है रॉटन टेल किड्स। मतलब ऑफकोर्स वहाँ पर भी समझो जॉब्स तो होंगे वेल पेइंग, पर पिरामिड के हिसाब से आप समझो कि जो बेस्ट मेरिट में आया होगा वो प्लेसमेंट में अच्छी नौकरी ले जाएगा, और जो नीचे वाले हैं मतलब सामान्य कॉलेज या सामान्य स्कोर जिनका सेमेस्टर एग्जाम में हो रहा है, वो सब क्या हो गए, वो पूछ बन गए, तो सड़ी पूछ वाले बच्चे। इससे भी ज़्यादा दुखद चीज़ ये है कि चाइना में आजकल ऐसे ऑनलाइन स्कैमस्टर आ गए हैं जो ऐसे बच्चों को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा लूट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तुम ये वाली कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो तो हम तुम्हें ये वाले रियलिटी शो के अंदर ले लेंगे और तुम्हारा बड़ा नाम हो जाएगा, और फिर तुमको साउथ कोरिया का के पॉप स्टार बना देंगे वगैरह। तो फिर ऐसे बच्चे इनकी माँ बाप की सेविंग उसमें से पैसा लगा के इनको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो अकाउंट डिलीट करके भाग जाता है। सो मैनी स्कैम्स आर हैपनिंग। तो गौर करने वाली बात है कि जो समस्याएं हम भारत में देखते हैं तो वो सिर्फ भारत तक मर्यादित, वो चीन के अंदर भी बहुत सारी पैरेलल यही तकलीफें हमें देखने को मिलती। बीजेपी के एक एमएलए ने यह कहा कि ग्रेजुएशन से कुछ होने ही वाला, तुम पंक्चर या मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान खोल लो। और इन्होंने ये बात करी जब वो एक कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। खैर इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बार कुछ हाईलाइट किया कि अराउंड 40-50% बच्चे जो कॉलेज पास करके आते हैं उनके पास ऐसी स्किल ही नहीं होती कि वो फैक्ट्री में उनको नौकरी दिया जा सके। सो स्किल डेवलपमेंट नीड्स मोर अटेंशन। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बहुत बार दोहराई गई है, और लेटेस्ट जो बजट आया उसमें भी ये बात है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगा वगैरह वगैरह। फॉरेन जॉब्स की हम बात कर रहे थे। इटाली में बीच में एक ऐसा केस हुआ कि भारत का एक व्यक्ति खेत मजदूरी कर रहा था, उसका हाथ मशीन में आके कट गया, तो मालिक उसको सड़क पे कहीं फेंक के भाग गया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत से वहाँ पर लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी उनको प्रॉमिस की जाती है, लेकिन फिर वहाँ उनसे गुलामी करवाई जाती है, कोई उनको पैसा बहुत कम मिलता है वगैरह। तो गौर करने वाली बात यह है कि जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मजदूरों का शोषण, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश या यहाँ तक हो रहा है, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, यूएसए में भी ढूंढने जाए तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये यूरोप वाले क्या सोचते हैं, नहीं हम बहुत बड़े साहूकार बन गए, और इंडिया चाइना से जो माल आता है तो हमको बोलते हैं तुम सर्टिफिकेट दो कि इसमें कोई चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर इस्तेमाल नहीं किया था। खैर एक सोचने का ये भी तरीका है कि भारत के लोग फिर ऐसी गुलामी वाली नौकरियों में जा भी क्यों रहे हैं। उसका कारण कि भारत में भी ऐसी नौकरी तो, खेत मजदूरी तो मिल ही जाती, पर शायद इतना अच्छा पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। यूरोप के अंदर ही ग्रीस में पहले ऐसा था कि कानून ये बोलता था हफ्ते में 5 दिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन उनको पता चला कि नहीं, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो 1 दिन और भी इनको फैक्ट्री में काम करना चाहिए। तब से बोला नहीं 6 दिन का काम करना पड़ेगा हफ्ते में। और इससे मजदूर संघ, लेबर यूनियन नाराज है
कि हमको ज़्यादा काम क्यों करना पड़े। एरिस्टोटल ने यह कहा था कि मजदूरी करने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम आराम कमा सके। द एंड ऑफ लेबर इज टू गेन लेजर। बिना मजदूरी किए ही आराम मिल जाएगा तो गांधी जी ने भी यही बात करी थी कि फिर व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, इट विल डिस्ट्रॉय योर कैरेक्टर, फिर उसको गलत सब आदतें लग जाए, जुआ खेलना वगैरह वगैरह। भारत के अंदर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कुछ ऐसे संस्थान वहाँ पर हर दूसरे चौथे या हर शनिवार को छुट्टी होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि वो लोग अलग अलग त्यौहार पे लंबी छुट्टियाँ लेते हैं और उसके चलते केस लॉग जो बैकलॉग बढ़ रहा है उसमें ये भी एक कारण है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेकेशन और छुट्टियाँ कम करनी चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था। उसके मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है कि 9 to 9 वीकेंड के अंदर भी आपको काम करना पड़े, और इसी कारण से लोगों में गवर्नमेंट जॉब्स की चाहत बढ़ती है। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एक तो मुद्दा आप जानते हैं वो लेटरल एंट्री वाला, कि बिना सीधा आईएएस बने भी बाद में आप 10, 15, 25 साल के अनुभव से आप सीधा ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह बन सके। हालांकि बाद में विवाद हुआ कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का अमल नहीं हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको अंडू करवाया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ वो सब आप पढ़ के बैठे हैं, तो उसमें हम जा नहीं रहे। दूसरे कुछ मुद्दे या कॉलम जो मुझे अच्छे लगे, एक आईएफएस ऑफिसर है विवेक कज्जू, उन्होंने कॉलम लिखा था। मतलब चर्चा ये हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस बार जो बजट बना है उसके अंदर जो 20-22 टॉप ऑफिसर्स ने काम किया है, दिमाग लगाया, उसमें कोई भी SC ST IAS ऑफिसर नहीं था। तो विवेक कज्जू ने उसका सब एनालिसिस दिया है कि होता क्या है कि ज़्यादातर SC ST एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स वो UPSC एग्ज़ाम बहुत देरी से उम्र में कंप्लीट करते हैं। अब मान लीजिए 33 साल पे 35 साल पे अगर सिलेक्शन आए तो फिर उनका जो भी SDM कलेक्टर करते करते ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये सब प्रमोशन आने से पहले ही वो रिटायर हो जाने। इसलिए दिल्ली में भी जो डेप्यूटेशन पे उनको जाना है, प्रतिनियुक्ति पे जाना है, वो भी उनके पास अवसर कम रहते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि वहाँ पर लोगों की उनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कम है। उसका सॉल्यूशन या सजेशन ये दिया कि अभी मान लो जो भी IAS का 60 या 62 पे रिटायर होता तो उसको बढ़ा के आपने 67 ईयर्स कर देना चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो इनको मौका भी मिले आगे जाने का, और दूसरा कि भारत में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो लोग लंबी उम्र तक जिएंगे तो बेहतर होगा कि उन पे सरकार ने जितना इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग के ऊपर, उनको जितना एक्सपीरियंस मिला है उसको काम में लिया जाए। जापान के अंदर, फ्रांस के अंदर भी रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात हो रही है, चीन के अंदर भी रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात हो, उधर भी इसकी विरोध हो रहा है, लेकिन ये करना पड़ेगा, वरना सीन ये बनेगा कि मान लीजिए कोई आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और 90 साल तक जिंदा रहता है, तो 30 साल तक उसको पेंशन देता रहना पड़े। आप कहें नहीं अभी तो वो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है ना, तो सरकार थोड़ा देगी, बाकी शेयर बाजार देगा और सरकार की कुछ ही गारंटी है, लेकिन कोई तो दे रहा है ना, तो इतने साल उसमें प्रोडक्टिव आप उसको यूज़ करें, दैट इज़ बेटर। नए इकोनॉमिक सर्वे ने एक वर्ड यूज़ किया इसके लिए, सिल्वर डिविडेंड। मतलब ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम कैसे काम वसूल सके कि अपने देश का GDP ग्रोथ में मदद मिले, और अगर ये सब हम करेंगे तो जो भी अपना GDP उसमें करीब 1 से 1.5% और हम वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। क्या तो मैं बता रहा था जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, उसी के अंदर ये मुद्दा कि सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं युवा। वो तो आपको तो पता ही आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, लेकिन रिफाइंड तरीके से अगर लिखना हो, इकोनॉमिक सेंस में आर्टिकुलेट करना हो आंसर राइटिंग में, तो क्या लिखोगे, वो हमारे अलग अलग कॉलम से लिख सकते। तो द हिंदू में बात हुई गुजरात की। गुजरात में उन्होंने समस्या क्या पाई है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा है, जिनको अभी ये ब्लू कॉलर फैक्ट्री मजदूरी नहीं करनी, उनको सब वाइट कॉलर कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, साफ बन जाना है। बट प्रॉब्लम विद गुजरात इकोनॉमिक मॉडल इज इधर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। आपको होटल और टूरिज्म ये बहुत मर्यादित है, सर्विस सेक्टर जो इन द सेंस की जो नोएडा गुरुग्राम में हो या बेंगलुरु या हैदराबाद में हो, वो सब हुआ नहीं है। और जो भी हैं वो सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अंकलेश्वर और जामनगर, ये वो, वहाँ पर तो आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो काम मिले वो सब ब्लू कॉलर फैक्ट्री वर्कर्स हैं। अभी एक नया सर्वे आया कुछ द हिंदू में ही कि ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब्स ऐसे हैं भारत में जिसमें 20,000 से भी कम सैलरी मिलती है। तो अगर महंगाई के साथ एडजस्ट करो तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। इसलिए गुजरात में आप पाएँ कि सरकारी नौकरियों की चाहत बढ़ रही है। उससे भी आगे इलीगल माइग्रेशन, किसी भी तरीके से हम इलीगली अमेरिका या कहीं यूरोप चले जाएं, जिसके चलते बीच में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई जब वो बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे थे कनाडा से, मैक्सिको से। सो दिस इज़ वन सैड रियलिटी।
दूसरा, उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने एक बड़ा कॉलम लिखा कि उसमें भी कम जॉब्स के लिए लाखों युवा अर्जी डाल रहे हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय करीब 70,000 रुपये है, और रूरल इकोनॉमी है जो अभी तक इंडस्ट्रियलाइज्ड हो नहीं पाई जितना उसको हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, जो गुंडा राज वगैरह जो पुराने समय में चला। इसलिए वहाँ के जो ग्रामीण युवा हैं वो हमेशा क्या सोचेंगे कि सरकारी नौकरियाँ तो कम से कम खेती बाड़ी से तो ज़्यादा कमाई लेंगे। सो दैट इज़ कॉजिंग द मैड रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में अब चलते हैं केरला की तरफ। केरला के अंदर जो अपोजिशन पार्टी हमेशा क्या आरोप लगा स्टेट गवर्नमेंट पे कि ये तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, क्रिश्चियंस का तुष्टीकरण करते हैं। अब फिर कुछ डेटा निकाला गया तो पता चला कि केरला के अंदर जितनी सरकारी नौकरी है उसमें 41% हिंदुओं के हाथ में है। तो या तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है ऐसा हो नहीं रहा और सबको भ्रमित किया जा रहा है। ऑपोजिशन में भी आप बोल सकते हैं कि देखो केरला की डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि वहाँ ईजा हवा 23% है और नायर 15%। ये कितना हुआ? 38%। और ये दो हिंदू कम्युनिटी हुई, तो जनसंख्या के हिसाब से 38 है और उसी हिसाब से 41% के आसपास उनके लोग सरकारी नौकरियों में, तो सब संतुलित ही तो चल रहा है। तो दे आर होल्डिंग एज मैनी जॉब्स एज प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। लेकिन जब भी हम इस प्रकार की डिबेट में उतरे तो एट द एंड क्या होगा? या तो हिंदू समुदाय नाराज होगा, नहीं तो मुस्लिम और क्रिश्चियन नाराज होगा। तो पॉइंट इज कि अगर हर एक चीज़ को हम मैथमेटिकल लॉजिक से फिट करना चाहें तो इट विल पोलराइज द सोसाइटी। समाज का उससे सिर्फ ध्रुवीकरण होता है। तो याद करो, आप यूपीएससी ने 1-2 साल में पूछा था निबंध कि मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। गणित तर्क का संगीत है, पर ये सब तर्क देने बैठोगे तो असल में संगीत नहीं बजेगा, उससे सिर्फ कड़वाहट ही बढ़ेगी। आगे बीच में राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया कि कैसे रेलवे के लोको पायलट, उनके साथ बहुत ही शोषण हो रहा है एक प्रकार से, कि वो जिस रेलवे के डब्बे में बैठ के उसको ड्राइविंग करते हैं वो बहुत गर्म होता है, उसमें एसी की सुविधा नहीं होती, वॉशरूम की सुविधा नहीं, वगैरह वगैरह। और उसके चलते और उनको बहुत ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ता है, जिसके चलते अटेंशन नहीं रहता और रेलवे के एक्सीडेंट की जोखिम बढ़ जाती है। इस पर हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने कहा नहीं, ये सब गलत बात है और इनको सब अच्छी सुविधा मिल रही है। ये पूरी चीज़ में हमें टेक अवे पॉइंट क्या करना है? ऑफकोर्स ऑपोजिशन पार्टी जो मुद्दा बनाए, हो सकता है जो हो उससे ज़्यादा समस्या को बड़ा करके दिखाया जाए, देयर मे बी सम एम्बेलिशमेंट। पर अगर मान लीजिए 10% भी प्रॉब्लम थी तो सरकार ने उसका कॉग्निसेंस तो लेना पड़ा, संज्ञान तो लेना पड़ा। इसलिए डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है ताकि वो मुद्दे उठाते रहें। वरना रेलवे लोको पायलट वो कोई ऐसी समझो वोट बैंक नहीं है एग्रीगेट कि जिसके लिए ऑपोजिशन पार्टियां ज़्यादा बात करें। तो फिर उनकी तो अनलाइक सम की क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर, तो उनकी तो पूरी पावरफुल लॉबी रहती है जो हमेशा जब भी पे कमीशन आएगा, वेतन आएगा, तो हमारी सैलरी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, हमारा पे स्केल बढ़ना चाहिए, वो सब बात करे। ऐसे सब लोगों की बात कौन करे? तो इसलिए ऑपोजिशन होना जरूरी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना जरूरी, शैडो कैबिनेट होना जरूरी। वो क्या है, आप वो मेंस पेपर 2 के लिए पढ़ना सब, तो वो सब लंबा जब निकलना हो तो सोचने के मुद्दे हैं। आजकल सरकार परमानेंट जॉब्स वाली रिक्रूटमेंट कम करती है और सबको 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। अब इसमें तकलीफ ये हुई कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को रखा, और फिर जो ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट के अंदर जो अधिकारी ने इंस्पेक्शन करके सिग्नेचर करना होता है कंपनियों को, उसका ट्रेडमार्क या पेटेंट देना होता है, ये सब ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोग कर रहे थे, जो कि कानून के हिसाब से इलीगल है। वहाँ पर जो रिक्रूटेड परमानेंट ऑफिसर है उसी ने साइन करना चाहिए। तो मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा सब गलत है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने बोले हाँ भाई सब गलत है, आउटसोर्स स्टाफ के द्वारा ये जो भी पेटेंट ट्रेडमार्क साइन हुए हैं ये सब कुछ इलीगल है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें सोचना हमें ये है कि आजकल सरकार ऐसी जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट के लिए, जो भी उसका कंट्रोलर जनरल होगा, उनको खास बजट देती नहीं। तो छोटे बजट में कि तुम अपना कर लो, तो स्वाभाविक है वो परमानेंट जॉब की जगह ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को रखेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। कानून के हिसाब से कुछ काम ऐसे हैं जो ऑफिसर नहीं करने चाहिए, परमानेंट रिक्रूट ऑफिसर। सो मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है रेगुलेटरी बॉडीज और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो वीकनेस का एक कारण ये भी हो सकता है परमानेंट ऑफिसर्स वहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो जॉब्स जो बैंक और प्राइवेट सेक्टर में। देखिए प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए
कोई व्यक्ति एक जॉब छोड़ के इन्फोसिस से टीसीएस में चला जाए या विप्रो में चला जाए, तो क्या हम उसका विवाद करते हैं या क्रिटिसाइज? नहीं भाई, अच्छा सैलरी मिला है, तुम जाओ। लेकिन क्या कोई एक एमपी या एमएलए मान ये कांग्रेस से बीजेपी में चला जाए, जिसको हम कहें डिफेक्शन, दल बदलू, तो क्या हमारी ये सोच होनी चाहिए? वहां पर तो चीज बदलेगी ना, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं बना, लोगों ने वोट दे के उसकी एक विचारधारा में यकीन करके इस साइड पे वोट दिया था। अब वो कहे नहीं मैं उस साइड पे जा रहा हूँ। द हिंदू ने एक डेटा पॉइंट बताया, उसमें यह है कि ये जितने एमपी एमएलए जिन्होंने दल बदला एक जगह से दूसरी जगह, उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 90% ऐसे हैं जो वापस से जब उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन, क्योंकि उनकी सीट खाली हो जाए तो वो वापस जीत जाते हैं। यानी कि जो लोकल वोटर्स हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम इधर हो या उधर। दैट इज वन वे टू इंटरप्रिट इट। या फिर शायद उनके वोटर्स ये सोचते हैं कि देखो ये विपक्ष में बैठा है तो हमारा कल्याण कुछ कर नहीं सकता, सत्ता पक्ष में जाएगा, मिनिस्टर बनेगा तो हमारे एरिया में कुछ नया हाईवे हॉस्पिटल का काम करवा के लाएगा। शायद ये भी हो सकता है। बट एनीवेज, तो जब वोटर्स डिफेक्टर को, दल बदलू नेता को सजा नहीं देते, हराते नहीं, उसको जितवा देते हैं, तो स्वाभाविक है बाकी एमपी एमएलए भी यही सोचेंगे तो भाई हम भी तो चले जाते हैं दूसरी पार्टी में जब अच्छा करियर ग्रोथ मिल रहा है। वाई शुड वी नॉट ऑल्सो थिंक जस्ट लाइक दिस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज? तो ये भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस पेपर 2 के अंदर भी जो इलेक्शन एंड एसोसिएटेड इश्यूज हैं उसमें सोचने का विषय है। बैंकों में नौकरी, केरला के वेनाड में जो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड आई, अब उसमें बहुत सारे लोग मर गए, उनके परिवार को मुआवजा कॉम्पेंसेशन दिया गया। अब वहाँ पर कोई केरला ग्रामीण बैंक है, तो उन्होंने क्या किया, इनका जो कॉम्पेंसेशन का पैसा सरकार से आ रहा है तो ये तुरंत उसके ईएमआई के लोन के हफ्ते किस्तें काटना चालू कर दिए। तो सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल हो गया कि तुम में कोई मानवता है कि नहीं। अब आउटरीच के बाद तो बैंकर्स ने पैसा वापस रिटर्न कर दिया जिनका भी लोन का हफ्ता काटा था। सोचने के हमारे लिए एथिक्स और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें ये हैं। देखिए, आप बैंक मैनेजर को क्या ही दोष दोगे? अल्टीमेटली वो तो अगर ईएमआई कट नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी और उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, दूसरी जगह उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसको तो रूल बुक के हिसाब से आप जानते हैं वो सब कि ड्यू डेट के ऊपर 90 डेज के ऊपर चला जाए तो फिर आपका एनपीए हो जाएगा, फिर उससे भी जवाब मांगा जाएगा मैनेजर से। तो ही विल जस्ट मैकेनिकली अप्लाई द रूल्स। और उसमें भी आजकल खुद से थोड़ी करते हो, तो कंप्यूटर में रूल ही बनाए होंगे ना कि इसके बैंक अकाउंट में से इतना पैसा हर महीने काटना है। तो इसका सॉल्यूशन बैंक मैनेजर को सोशल मीडिया पे गाली देना नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो टॉप लेवल पर बैंक के मैनेजमेंट, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या सरकार है या संसद है, वो ऐसा कानून बनाए कि XYZ ट्रिगर इवेंट्स के दौरान हम XYZ रिलीफ देंगे और वो कंप्यूटर एल्गोरिदम में फीड होना चाहिए। और वो ट्रिगर इवेंट वो डिफाइन होनी चाहिए कि अच्छा लैंडस्लाइड हुआ तो ये, रेलवे दुर्घटना हुई तो ये, ओनली देन अ परमानेंट सॉल्यूशन कैन बी मेड। वरना ये है कि अगर आप में कितना दम है सोशल मीडिया में बवाल करवाने का तो आपको इंसाफ मिले वरना ना मिले। मित्रों, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर बात करें, जो कि एक जॉब अपने आप में है, बीच में अभी ऐसा है CISF या कोई ऐसी जगह पर जिन्होंने साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट के कोर्स किए हैं, उनके लिए भी जॉब्स थी काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो ऐसी भी डिग्री का कुछ तो सरकारी नौकरी निकलता है। खैर, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें चैप्टर जो हेल्थ और सोशल वेलफेयर के बारे में होता है उसमें एक खास जोर देकर उन्होंने बात करी है मेंटल हेल्थ की। आप वीडियो पॉज करके सुकून से निबंध पे गौर करना। मानसिक स्वास्थ्य के बिना वास्तविक शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं। विदाउट मेंटल हेल्थ देयर कैन बी नो ट्रू फिजिकल हेल्थ। लंबी चौड़ी कहानी है, मेंस के कोर्स में मैंने पढ़ा दी है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। खैर, जिस्ट में आपको बताऊं तो दुनिया के अंदर और भारत के अंदर 2 में से 1 व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर पूरी जीवन में एक बार हो सकता है, ऐसा कुछ डेटा बोल रहा है। इसके अलग अलग कारण क्या है? एक तो एग्जाम का कंपटीशन, सोशल मीडिया, कोरोना और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हुई है, वित्तीय अस्थिरता बढ़ी है, न्यूक्लियर फैमिली, विभक्त परिवार। पहले क्या सब माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ में रहते थे, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ उसके जीवन में विषाद है, डिप्रेशन है, तो भी लोगों से घुलता मिलता रहे तो दर्द थोड़ा कम रहे। अब हो रहा है अर्बनाइजेशन और उसके चलते सोशल आइसोलेशन, तो अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब बढ़ रहा है, जो टीनेजर्स में भी है और एडल्ट्स के अंदर भी हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 1 लाख की आबादी पर कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए, जबकि भारत में 1 से भी कम है।
तो इसको बढ़ाने की नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट नीड टू बी इंक्रीज, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया। और क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखिए, मेंटल हेल्थ की पॉलिसी और स्कीम और हेल्पलाइन नंबर और ये सब तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये सब किया जाए तो ऐसे व्यक्तियों को भी उस पॉलिसी और स्कीम डिज़ाइन में रखा जाए जो या तो खुद उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी और अब वो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, या फिर उनको प्रत्यक्ष अनुभव है उनके घर में कोई बीमार था। ऐसे लोगों को आप रखेंगे तो जो स्कीम पॉलिसी बन रही है वो पर्सन सेंट्रिक बनेगी, व्यक्ति केंद्रीय बनेगी, ना कि बस एक्सेल फाइल में कुछ टिक मार्क करना है कि हाँ देखो इतने फ़ोन कॉल आए मेंटल हेल्थ केयर हमने सॉल्व कर दी। इसमें टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है कि लोग उसके लिए किसी के पास जाने से डरते हैं, घबराते हैं, एक प्रकार से सोशल टैबू, निषेध माना जाता है। तो आपको पेट दर्द है, आँख में कुछ दर्द है, तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, बट इसके लिए आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ऐप्स बनाए जाए, टेली कॉलिंग, टेली काउंसलिंग हो सके, तो लोगों को जिनको संकोच या शर्म भी है वो अपने घर बैठे ऐसा कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो स्टार्टअप में बहुत सारा स्कोप है इसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बच्चों को कम उम्र से ही इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाए कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, और ये कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एंड रिमूव द स्टिग्मा व्हेन दे वांट टू सीक हेल्प। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, तो इसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बीच में इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा कॉलम आया कि आजकल बिना ऐसी डिग्री या ट्रेनिंग के बहुत सारे इंस्टाग्राम में लोग आ गए हैं, स्पिरिचुअल हीलर, एनर्जी वर्कर, ट्रॉमा कोचिस, खुद से ही बन गए हैं और खुद भी दूसरे की रील देख के बन गए हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, मतलब हर एक चीज़ को वो लेबल करने की कोशिश, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, आपको जो पसंद नहीं है वो सारे लोग नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या, कि जिसको सिर्फ अपने बारे में आत्ममुग्धता, उसको बस खुद से प्यार है, पूरा दिन अपना सेल्फी और ये सब लेना है। ऑफकोर्स ऐसे लोग हमको पसंद है, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी जो सेल्फी ले रहा है तो वो नार्सिसिस्ट है। हर एक आदमी जो आपसे डिसअग्री करे तो वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन ये लोग जो लेबलिंग करवाएंगे अपने रील्स द्वारा, तो देखो जो भी तुमको पसंद है वो सब टॉक्सिक है। तो आप जब भी नौकरी करने जाओगे तो आपको तो हमेशा अपना मैनेजर और बॉस टॉक्सिक ही लगेगा, लेकिन आप ये भी तो समझो वो भी तो कंपनी लेके आपको सैलरी दे रहा है, तो काम तो करना पड़े। आपको हाउ मच ऑफ प्रेशर कैन बी गिवन, वहाँ पर मर्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल ब्लैक एंड वाइट टाइप की ये लोग सीख दे रहे हैं। और डिप्रेशन को भी हल्के में, कोई भी चीज़ वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की पूरी क्लिनिकल टेस्ट और सब चीज़ होती है। तो ये जो बोल बच्चन चल रही है उसके लिए शब्द प्रयोग साइकोबैबल, एवरीवन इज़ अ मेंटल एक्सपर्ट, कि बस बोल बोल बक 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 करते रहते हैं, और उसके चलते मेंटल हेल्थ को जो असल में अटेंशन और सीरियसनेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। जॉब्स में एक मुद्दा चला है मेंस्ट्रुअल लीव, कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिले। स्पेन के अंदर ऐसा किया, लेकिन पता चला ज़्यादातर महिला ये छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं करती, क्योंकि उसके लिए जो लंबे चौड़े फॉर्म भरने पड़ते हैं, और दूसरा उनको लगता है कि हम ऐसे 2-5 दिन नहीं आएंगे तो फिर बाद में हमें प्रमोशन वगैरह में डिसरिगार्ड कराया जाएगा, कि क्रिटिकल काम हो, इमरजेंसी काम हो तो ये महिला अवेलेबल नहीं होती। इंडोनेशिया में भी मेंस्ट्रुअल लीव है, लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़े, तो महिला की इतनी मगजमारी में कौन उतरे। भारत के अंदर कुछ मांग उठी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इट में बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब इससे फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डर है कि अगर हम ऐसा कुछ कानून या सख्त करा देंगे तो फिर जो भी बिजनेसमैन है वो महिलाओं को नौकरी देने से ही बचे, कि वो नौकरी देंगे फिर हर महीने इतनी एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है, लेकिन फिर भी जो इक्वल रिमनरेशन एक्ट है उस हिसाब से महिला और पुरुष को एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इनको ये एक्स्ट्रा जॉब मिले तो मेरा तो वर्क आउटपुट इतना बेस्ट नहीं होगा। एंड सेन दोज इंडियन बिजनेसमैन विल अवॉइड रिक्रूटिंग वीमेन। तो इसलिए असल में चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि नौकरी में कितनी ज़रूरत है, महिलाओं को किस वक्त कितनी ज़रूरत है। आखिरी सेगमेंट में आते हैं, दैट इज एजुकेशन। देखो बहन, ये गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, अमीरी प्रमाण पत्र देना होगा। ऑस्ट्रेलिया का वीजा फॉर्म है। सॉरी माफ कीजिए मैडम, गलती से यूपीएससी का फर्जी कोटा सर्टिफिकेट जोड़ दिया। एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टूडेंट वीजा पे जाना था, पहले $700 की फी थी, बढ़ा के 1600, मतलब डबल से भी ज़्यादा कर दी। और उसके अलावा आपको ऐसा भी दिखाना पड़ता है कि मैं खाते पीते घर से आता हूँ, तो पहले आपको अपनी सेविंग्स दिखानी पड़ती थी, करीब $16,000, जो बढ़ा के करीब $20,000 कर दी। और इसके कारण दिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने,
पहला कि हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, गरीब लोग आके इधर भीड़ नहीं करे, और दूसरा कि हमारी जो डिग्री है उसकी वैल्यू बरकरार रहे। अदरवाइज व्हाट हैपन्स, गिविंग अ लोकल एग्जांपल ऑफ गुजरात, इतनी सारी कॉलेज फार्मेसी इंजीनियरिंग की खोल दी कि उसमें से डिग्री लेने की कोई वैल्यू है ही नहीं। और फिर ऐसी सिचुएशन शायद ऑस्ट्रेलिया में लगी होगी उनको कि बहुत सारे लोगों को अटैक करेंगे तो पैसा तो मिल जाएगा फीस का, लेकिन उससे अपनी डिग्री की वैल्यू कम होती। अब कहते बराबरपन ये हमारी एग्जाम में कैसे काम का, तो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, मेंस पेपर 2 में मुद्दा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया होंगे उन्होंने प्रेशर तो डाला होगा सरकार पे, तुम ये सब सख्त मत करो, जो भी आना चाहते हैं सब ऑस्ट्रेलियन आइडल योजना कर दो, सब गरीबों को आने दो इधर, हमको तो फीस लेनी है सिर्फ। बट दे रेजिस्टेड द प्रेशर। तो ये दिखाता है कि डेवलप कंट्री की साइन क्या होती है। विकसित देश वो होता है जहाँ पर राजनीति में प्रेशर ग्रुप की कितनी मर्यादा कहाँ तक रहती है। या ऑप्शन भी ये भी हो सकता है कि शायद उनके जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है वो खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि इनका धंधा चौपट हो या चालू रहे। जबकि इंडिया के अंदर आप शिवाजी द बॉस और बाकी मूवी देखे या रियलिटी भी देखे तो बहुत सारे खासकर मेडिकल कॉलेज वो कहीं ना कहीं तार ऐसे जुड़े थे, नेता ही चला रहे हैं उसको। एनीवेज आगे बढ़ते। बार बार ये बात होती है कि भारत में रिसर्च डेवलपमेंट जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब कॉलम आया था बढ़िया कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या, किसी चीज को कंपनी जैसा बना देना और हर एक चीज को नफे नुकसान के रूप में तोलना। अब देखिए एकदम अगर हम जो भी मध्यकालीन दुनिया में जाएं या उसके बाद की दुनिया में जितना भी बेसिक रिसर्च हुआ कि पृथ्वी गोल है या वो हम सूर्य अपना केंद्र है पृथ्वी केंद्र नहीं है, गुरुत्वाकर्षण ढूंढा गया, इक्वल mc² ढूंढा गया, ये हर एक जगह पर जो भी फाइनेंसिंग आया उस रिसर्च के लिए कहाँ से आया, या तो किसी राजा ने दिया, किसी मर्चेंट गिल्ड ने दिया या सरकार ने दिया होगा। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड प्रमोट द बेसिक साइंस। बेसिक साइंस मतलब कोर ऑफ द कोर जो कंसेप्ट ये होते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एंड इक्वल mc², उसमें से सीधा पैसा आप निकाल नहीं सकते जैसा कि अगर एंटीबायोटिक या डायबिटीज या कैंसर का नया दवाई बना लिया। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च ये जो मेंटालिटी चलेगी, नहीं हमें सिर्फ ऐसी रिसर्च करनी जिसमें से पैसा या प्रॉफिट निकल सके। सरकार ने एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और बड़ी बड़ी बातें करी कि तुम रिसर्च के लिए पैसा जमा करो। लेकिन उसका जो कानून है, उसकी जो वर्क सिस्टम है वो ऐसी है कि ज़्यादातर फंडिंग वो प्राइवेट सेक्टर से लाना चाहते हैं। तो उद्योगपति के पास जाएंगे तो उद्योगपति हमेशा क्या, नहीं ऐसी रिसर्च करो जिसमें मेरा फायदा हो, कि कैसे हम पृथ्वी में से ज़्यादा पेट्रोल निकाल सके, ना कि ये कि कुछ और वट एवर बेसिक साइंस के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द लॉन्ग टर्म साइंटिफिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि सन के आप आसपास पृथ्वी घूमती है तो उससे कोई पैसा हम निकाल नहीं सकते सीधे रूप में, पर वो रिसर्च है तो फिर ये सैटेलाइट और बाकी चीज़ हम डेवलप कर पाए। ग्रेविटी की कंसेप्ट समझी तो कितने स्पीड पे भेजना चाहिए तब बाहर निकल सकता है स्पेस में, वो सब इसरो बना सका। सो यू कैन कमर्शियलाइज इट बट इट टेक्स मैनी ईयर्स। आजकल लोगों में पेशेंस कम है इसलिए शॉर्ट टर्म वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इवन इससे पहले भी एक मुद्दा आया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको सर्दी जुकाम कुछ हुआ, एंटीबायोटिक की दवा 2-3 हफ्ते आपको लेनी है तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो फार्मा इंडस्ट्री क्या सोचेगी कि हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर की दवाइयों पे रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो तो एक बार किसी को हो गया तो सालों साल अपनी दवाई लेता रहेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट एंटीबायोटिक दवाइयाँ उसका रिसर्च कम हो गया है। तकलीफ ये है कि हम जो पुरानी दवाइयाँ खाते हैं तो जितने ये वायरस बैक्टीरिया हैं उसके सामने रेजिस्ट हो गए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो हम दवाइयाँ भी खाते फिर भी जल्दी असर नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। एंड इट क्रिएट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेशन जिनको HIV, TB या कोई समस्या है, क्योंकि उनका तो इम्यूनिटी और कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के नाम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसमें सब बातें हैं कि लोकल लैंग्वेज और लोकल चीज़ों को पढ़ाया जाए। तो NCERT ने ये किया कि क्लास 6 की जो इंग्लिश बुक थी उसमें से सारी इंटरनेशनल कहानियाँ और जो कविताएं उसको हटा दो, सिर्फ भारतीय लोगों ने लिखी है ये होना चाहिए। तो कॉलमनिस्ट उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक्सेस जिंगुइज्म है। जिंगुइज्म मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देशभक्ति बता देना। उनका ये कहना है कॉलमनिस्ट का कि देखो जब हम लिटरेचर पढ़ाते हैं तो चाहे भारत की कविता हो, ब्रिटेन की, अमेरिका की, रशिया की,
लव एंड हेट, ग्रीड एंड गुडनेस, होप एंड डिस्पेयर, ये तो ऐसी भावनाएं कि जो यूनिवर्सल हैं और हमें उनको भी समझना चाहिए, तभी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनता है, दूसरों के प्रति टॉलरेंस और संवेदनाएं बढ़ती हैं, सहिष्णुता बढ़ती है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही पढ़ेंगे, उनका नहीं पढ़ेंगे, तो हमेशा अपने दिमाग में जो ग्लोबलाइज सिटीजन के रूप में माइंडसेट बनना चाहिए वो बन ना पाए। सो दैट डज नॉट हेल्प। एजुकेशन में कुछ मिसेलेनियस मुद्दे। आईआईटी के अंदर लोग जो एडमिशन लेते हैं, फिर सब सुसाइड और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि पहले साल के बाद अगर विद्यार्थी चाहे तो अपनी ब्रांच जो भी सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वो बदल सकता है। दूसरा, अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही प्रोफेसर करीब 30 से ज़्यादा नौकरियों पे या फैकल्टी जॉब पे वही उसका नाम चल रहा था, ताकि क्या ये जो भी नाक और बाकी रेटिंग या यूजीसी वाले इंस्पेक्शन में आए तो उसमें कुछ शर्तें होती है कि आपके एक डिपार्टमेंट में इतने प्रोफेसर होने चाहिए, एक ही आदमी का नाम छाप दिया हर जगह, तो वो तो 30 जगह पढ़ाता नहीं होगा, तो जिनके पास डिग्री मिली वो क्या ही पढ़ के निकले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 40-50% लोगों के पास ऐसी नॉलेज ही नहीं है ग्रेजुएशन के बाद कि उनको नौकरी पे रखा जा सके। सो वी नीड टू एड्रेस दिस टाइप ऑफ न्यूसेंस एंड नॉनसेंस। तीसरा, गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल में आप टीचर बनते हैं तो कुछ ऐसा है कि आप कंटिन्यूसली अगर 1-2 साल तक जॉब पे नहीं जाते तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो 150 ऐसे टीचर हैं जो असल में फॉरेन चले गए, लेकिन साल में एक बार आके 1 महीना पढ़ा देते हैं ताकि वो रडार में नहीं आ जाए कि नहीं मैं तो नौकरी पे ही हूँ, क्योंकि रूल क्या है, 1 साल तक कंटिन्यूसली नहीं आओगे तो नौकरी चली जाएगी। तो फिर बच्चे भी क्या ही पढ़ रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं 5वीं क्लास के बच्चे 3री क्लास की किताब नहीं सब पढ़ पाए। तब ऐसे बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम और वो सब टाइट किया जा रहा है। चौथा मुद्दा, छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग टीचर दारू पी के स्कूल में आते हैं और इसकी सब रील बनते रहती है और सब नाम खराब हो रहा है। तो उनके टीचर फेडरेशन ने प्रस्ताव पारित किया है और उन्होंने अपील की है सब शिक्षकों से कि स्कूल में कृपया दारू पी के ना आइए। तो मुझे मतलब ये खुद में ही कितना दुखद है, जो टीचर एसोसिएशन है, शिक्षकों का संघ है, वो अगर प्रस्ताव भी पारित करे तो क्या होना चाहिए कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा लाएंगे, कुछ ऐसी बातें करने जाए। ये बोलना कि स्कूल में दारू पी के मत आया करो, तो दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट कि आप टीचर हैं तो बिना पिए ही आना है, वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द सैड रियलिटीज़ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। खैर, अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी प्रोफेशनल टीचर्स के साथ, प्रीलिम्स, मेन, सीसेट सब कुछ एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999, जिसमें 12 महीने प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा, मतलब 15 महीने की, तो प्रीलिम्स और मेन सब कुछ आपका कवर हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.